हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों को लगातार क्लास 12 की फिजिक्स विषय के अंतर्गत महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लासें जो है प्रोवाइड की जा रही हैं। तो महत्वपूर्ण प्रश्नों की इस श्रृंखला में आज की क्लास में बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से मैंने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है और हमारे इस महत्वपूर्ण प्रश्न का नाम है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक। इस व्यंजक को ज्ञात करने के लिए आप सभी लोगों को एक हम छोटी सी ट्रिक बताएंगे और अगर आप ये ट्रिक याद रखते हो तो बोर्ड एग्जाम में आप सभी लोगों को धारिता का व्यंजक ज्ञात करने में, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक ज्ञात करने में थोड़ी सी भी कंफ्यूजन नहीं होने वाली है अगर आप इस ट्रिक को समझ लेते हो। थोड़ा सा समय दीजिएगा, ये महत्वपूर्ण प्रश्न आपको चुटकियों में तैयार होने वाला है। तो इसमें होता क्या है, इसमें देखिए भैया, धातु की दो समतल आपकी प्लेटें होती हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो P1 और P2, ये आपकी धातु की दो समतल प्लेटें होती हैं संधारित्र में, ठीक है। और ये एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित होती हैं और एक विद्युत रोधी स्टैंडों पर ये जुड़ी होती हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर धातु की क्या होती है, दो समतल प्लेटें होती हैं जो कि विद्युत रोधी स्टैंड से क्या होती है भाई, जुड़ी होती हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जो ये धातु की समतल प्लेटें हैं इनके बीच की कुछ डिस्टेंस होती है और इस डिस्टेंस में एक परावैद्युत पदार्थ जो है भरा रहता है, जिसका जो परावैद्युतांक है वो मान लेते हैं K। एक परावैद्युत पदार्थ इसमें भरा रहता है, मान लेते हैं जो परावैद्युत पदार्थ भरा है उसका परावैद्युतांक कितना है, K। परावैद्युत पदार्थ में जैसे कांच है, कागज है, ठीक है, इस तरह के पदार्थ, ठीक है। अब यहाँ पर डेरिवेशन करने के लिए आपको समझना है, पूरी बात को बहुत ध्यान से समझना, थ्योरी को सुन लोगे तो सबको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो हम मान के चलते हैं कि जो हमारे पास यहाँ पर समांतर प्लेट संधारित्र है, इसकी जो प्लेट P1 है, जो इसकी प्लेट पहले वाली P1 है, इसका क्षेत्रफल कितना है, कैपिटल A। दोनों प्लेटों का क्षेत्रफल कैपिटल A है और दोनों प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है, स्मॉल d है, ठीक है। प्लेटों के बीच जो है क्या है भाई, प्लेटों के बीच स्थित माध्यम में एक परावैद्युत पदार्थ भरा है जिसका परावैद्युतांक कितना है भाई, कैपिटल K। तो यहाँ पर मैंने आपके समक्ष लिख भी दिया है कि माना एक समांतर प्लेट संधारित्र है कि समान क्षेत्रफल एक की समतल प्लेटें P1 व P2 हैं, यानी जो प्लेट P1 और P2 हैं इनका समान क्षेत्रफल कैपिटल A है, ठीक है। और इन्हें परस्पर स्मॉल d दूरी पर एक दूसरे के समांतर रखा गया है। ये दोनों एक दूसरे से स्मॉल d दूरी पर स्थित हैं। उसके बाद माना प्लेटों के बीच जो माध्यम है उसका परावैद्युतांक हमने कितना माना है, परावैद्युत पदार्थ जो हमने इसके बीच माना है उसका परावैद्युतांक कितना माना है, K माना है। जब हम क्या करते हैं कि जो पहली प्लेट है हमारी, ध्यान दीजिएगा, जो पहली प्लेट है इस पहली प्लेट को जब हम प्लस Q आवेश देते हैं, कितना आवेश देते हैं, प्लस Q आवेश देते हैं, किसी मशीन द्वारा प्लेट P1 को जब हम धनावेशित करते हैं, प्लस Q आवेश देते हैं, तो क्या होता है कि प्रेरण की वजह से, प्रेरण के कारण जो इसके पास रखी दूसरी प्लेट होती है, इस दूसरी प्लेट की भीतरी सतह पर क्या होता है, ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है। बहुत ध्यान से समझिएगा, जब हम प्लेट P1 को किसी मशीन के द्वारा धनावेशित करते हैं तो प्रेरण के कारण इसके पास रखी दूसरी प्लेट के आंतरिक पृष्ठ पर विपरीत आवेश माइनस Q आवेश उत्पन्न हो जाता है और इस प्लेट के दूसरी जो पास प्लेट रखी है इसके बाहरी सतह पर उतना ही धन आवेश उत्पन्न हो जाता है प्रेरण के कारण, ठीक है, इस पर धन आवेश उत्पन्न हो जाता है। लेकिन चूंकि जो दूसरी वाली प्लेट है, ये वाली जो प्लेट है आप देख सकते हो ये पृथ्वी से कनेक्ट है, तो पृथ्वी से जो आने वाले इलेक्ट्रॉन होंगे वो प्लेट के बाहरी सतह पर वितरित आवेश जो प्लस Q है इससे क्या हो जाएंगे, निरावेशित हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉनों पर आप जानते हो ऋण आवेश होता है और ये जैसे ही इस पर प्लेट के बाहरी सतह पर आएंगे तो प्लेट के बाहरी सतह पर क्या वितरित है भाई, प्लस Q आवेश वितरित है, तो इससे ये टकरा कर क्या हो जाएंगे भाई, निरावेशित हो जाएंगे। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं, इस प्रकार क्या कह सकते हैं हम, इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि जो प्लेट हमारी P1 है और प्लेट जो हमारी P2 है इन पर समान परिमाण के आवेश बचेंगे और विपरीत प्रकृति के बचेंगे, एक पर धनावेश और एक पर ऋणावेश। क्लियर हुई, कुछ बात की नहीं क्लियर हुई, ठीक है ना। हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि जब हम प्लेट P1 को किसी मशीन के द्वारा धन आवेश या प्लस Q आवेश देते हैं तो प्लेट के कारण दूध सामने रखी जो प्लेट होती है, सामने वाली जो प्लेट होती है उसके आंतरिक पृष्ठ पर माइनस Q आवेश उत्पन्न हो जाता है और उसकी बाहरी पृष्ठ पर प्लस Q आवेश उत्पन्न हो जाता है। चूंकि दूसरी जो प्लेट है वो पृथ्वी से कनेक्ट है तो पृथ्वी से आने वाले जो इलेक्ट्रॉन होते हैं दूसरी प्लेट की बाहरी सतह पर जैसे आते हैं तो दूसरी सतह की बाहरी सतह पर प्लस Q आवेश होता है, तो इससे क्या हो जाते हैं भाई, निरावेशित हो जाते हैं। इस प्रकार दोनों प्लेटों पर परिमाण में समान और प्रकृति में विपरीत आवेश आपका स्थित रहता है। बताइए यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब जो ये प्लेट हमारी पहली वाली प्लेट है इससे चलने वाली जो वैद्युत बल रेखाएं हैं, इससे चलने वाली आप देख सकते हो ये वैद्युत बल रेखाएं, ये वैद्युत बल रेखाएं दूसरी प्लेट की ओर जाती हैं और प्लेटों के किनारों को छोड़कर इन प्लेटों के बीच स्थित माध्यम में जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो एक समान होता है।
क्या होता है भाई, वैद्युत क्षेत्र क्या होता है इसके दो प्लेटों के बीच में एक समान होता है। तो हम मान लेते हैं कि जो प्लेटें हैं, ठीक है, हम मान के चलते हैं कि जो प्लेटें हैं, प्लेटों का क्षेत्रफल हमने कैपिटल ए माना है, पृष्ठ घनत्व को हम सिग्मा मान लेते हैं। तो आप सभी लोगों ने पढ़ा है वैद्युत फ्लक्स का तथा गॉस की प्रमेय वाले चैप्टर में हमने पढ़ा है कि दो आपकी क्या हो, दो प्लेटें हों जिन पर समान आवेश वितरित हो और परिमाण में समान हो, प्रकृति में विपरीत हो। तो दो समतल प्लेटें जो होती हैं अगर उन पर परिमाण में समान और प्रकृति में विपरीत आवेश वितरित होता है और वो एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित होती हैं, तो उनके बीच जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने निकाली थी वो कितनी निकाली थी आप बताइए, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। लेकिन अगर माध्यम का परावर्तन के है तो के एप्सिलॉन नॉट हो जाता है, जहाँ जो सिग्मा होता है वो प्लेटों का क्या होता है, पृष्ठ घनत्व होता है। सिग्मा बराबर क्या होता है, क्यू अपान ए। चूंकि प्लेटों पर जो वितरित आवेश की मात्रा है वो क्यों है, प्लेटों का क्षेत्रफल ए है, तो सिग्मा का मान क्या हो जाएगा, रेखीय आवेश घनत्व क्या हो जाएगा, रेखीय आवेश नहीं, आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा बराबर कितना हो जाएगा, क्यू अपान ए। अच्छा, यहाँ से अगर देखें तो इस प्रकार हमारी जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी, सिग्मा का मान क्यू अपान ए रख देंगे तो ये आपका हो जाएगा क्यू अपान में के ए एप्सिलॉन नॉट। देखिए हमने सिग्मा के स्थान पर क्यू अपान ए रखा, ए नीचे आ गया, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो गई, क्यू अपान ए एप्सिलॉन नॉट। अब ट्रिक को देखिए, तो सबसे पहले स्टेप में हमें क्या निकालना, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपकी आ चुकी है। अब नेक्स्ट स्टेप में आपको निकालना वी का मतलब विभव निकालना है, ठीक है ना। तो अभी आप लोगों को हमने बताया कि प्लेटों के बीच जो आपका वैद्युत क्षेत्र है वो एक समान होगा, ठीक, प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र एक समान है और प्लेटों के बीच जो डिस्टेंस है वो कितनी है आपकी, स्मॉल डी है। तो उत्पन्न जो वैद्युत विभव हो जाएगा, आप क्या लिखोगे यहाँ पर, एक लिखोगे कि माना प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर V है तथा प्लेटों के बीच की दूरी है ना, बहुत ध्यान से समझिएगा, प्लेटों के बीच की दूरी कितनी आपकी है, स्मॉल डी है। तो प्लेटों के बीच उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर, आपने पढ़ा है कि अगर उत्पन्न विभव V हो और प्लेटों के बीच की दूरी डिस्टेंस D है तो विभव परिवर्तक की परिभाषा से पढ़ा है E बराबर होता है V अपान में D, डिस्टेंस होती, तो गुणा करेंगे यहाँ से तो हमें V बराबर मिल जाएगा E इंटू में कितना भाई D, E इंटू में D। मैंने क्या कहा, दूसरे स्टेप में विभव निकालना है, तो विभव V बराबर कितना आ जाएगा, E का मान आप देख सकते हो आया है क्यू अपान में के ए एप्सिलॉन नॉट, आया कि नहीं आया, और इंटू में कितना है, इंटू में डी। ई का मान मैंने उठा के रख दिया, तो सेकंड स्टेप हमारा पूर्ण हुआ यानी विभव आ गया। अब जैसे विभव आ जाइए तीसरे लेटर पर, सी क्या है, धारिता। अब धारिता निकाल लीजिए, नाउ, यहाँ पर लिखेंगे नाउ, धारिता की परिभाषा से आप सभी लोग जानते हो, धारिता की परिभाषा से आप लोग क्या जानते हो, C बराबर होता है क्यू अपान में V, होता है कि नहीं होता है। अब देखिए V का मान आपका आ चुका, उठा के रख दो, ठीक है। V का मान रखने पर कितना आसान है भैया, पहले वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालो, उसके बाद विभव निकालो, उसके बाद धारिता। V का मान रखने पर C बराबर क्यू अपान में V का मान कितना आया है, तो आप कहोगे क्यू D अपान में के ए एप्सिलॉन नॉट, यही तो आया है भाई। दिखाई पड़ रहा है, नहीं दिखाई पड़ रहा, थोड़ा हम सही कर देते हैं इधर, देखिएगा C बराबर क्यू अपान में V का मान कितना आया, तो आप कहोगे क्यू D अपान में के ए एप्सिलॉन नॉट, ये तो है क्यू D अपान में के ए एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए यहाँ से क्यू आपका कैंसिल हो जाएगा, ये के ए एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा, तो इस तरीके से C बराबर आ जाएगा के ए एप्सिलॉन नॉट अपान में कितना हो जाएगा, स्मॉल d। बताइए कोई समस्या, के ए एप्सिलॉन नॉट अपान में d, यही समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक है। यदि निर्वात अथवा वायु के लिए के, ठीक है, यहाँ पर लिख देना निर्वात अथवा वायु के लिए आप लोग जानते हो कि जो के का मान होता है वो कितना होता है, आप कहोगे 1 होता है। अगर प्लेटों के बीच जो माध्यम उसका परावर्तन के ना हो, मान के चलें प्लेटों के बीच निर्वात है, तो के का मान 1 रख देंगे, C बराबर आ जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट अपान में D। बात तो समझ में आई। जब प्लेटों के बीच निर्वात होगा तो धारिता का मान कितना हो जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट अपान में D। अच्छा, यहाँ से आप जो है एक क्वेश्चन और तैयार कर सकते हो, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक में पहला कारक आ जाएगा। आप देखिए इस व्यंजक को देखिए, तो जो धारिता है वो
प्लेटों के बीच स्थित जो माध्यम है, माध्यम का परावैद्युतांक जो है उसके क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। समझ पा रहे हो ना। पहला कारक तो ये हो गया सी अनुक्रमानुपाती के, दूसरा कारक हो गया सी अनुक्रमानुपाती ए, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट तो आपका कांस्टेंट है, और तीसरा कारक हो गया सी व्युत्क्रमानुपाती 1/d। डी क्या है, प्लेटों के बीच की डिस्टेंस। तीन कारक होते हैं समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले। पहला कारक कि जो प्लेटों के बीच स्थित माध्यम है, ठीक है, अगर उसका परावैद्युतांक का मान ज़्यादा होता है, प्लेटों के बीच स्थित ऐसा माध्यम रखें जिसका परावैद्युतांक ज़्यादा हो, तो परावैद्युतांक का मान बढ़ाने पर, ठीक, कोई एक ऐसा परावैद्युत पदार्थ रखें जिसके परावैद्युतांक का मान लगातार बढ़ता रहे, तो के का मान बढ़ाने पर समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता बढ़ जाती है। पहला कारक। दूसरा, समांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता होती है प्लेटों के क्षेत्रफल की क्या होती है, अनुक्रमानुपाती, अर्थात प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ाने पर समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता बढ़ जाती है, प्लेटों का क्षेत्रफल घटाने पर समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता घट जाती है। तीसरा कारक ये होता है कि जो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता होती है वो प्लेटों के बीच की दूरी पर निर्भर करती है। अब यहाँ पर जो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता प्लेटों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है, अर्थात हम कह सकते हैं कि अगर प्लेटों के बीच की दूरी को बढ़ाएंगे, चूंकि व्युत्क्रमानुपाती है ना, तो प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाएंगे तो धारिता क्या हो जाएगी, घट जाएगी। प्लेटों के बीच की दूरी को बढ़ाएंगे, व्युत्क्रमानुपाती है ना, तो धारिता घट जाएगी, और प्लेटों के बीच की दूरी को घटाएंगे तो धारिता क्या हो जाएगी भाई, बढ़ जाएगी। उल्टा होता है व्युत्क्रमानुपाती में, अगर प्लेटों के बीच की दूरी को बढ़ाएंगे तो धारिता घट जाएगी, और प्लेटों के बीच की दूरी को घटाएंगे तो धारिता बढ़ जाएगी। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ? ये समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले तीन कारक हैं। इसी सूत्र से आप याद कर सकते हो, बाहर से आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं। उम्मीद है कि आज की इस लेक्चर में 10 मिनट के लेक्चर में आपको ये डेरिवेशन अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ये ट्रिक समझ में आ गई होगी, और इसके माध्यम से समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्लास में आपको मिलते हैं नेक्स्ट महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।